विपक्षी गठबंधन की एकता सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी के साथ उनके गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि जयराम रमेश ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में विपक्षी गठबंधन साथ चुनाव लड़ेगा। इससे साफ है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी से दूरी बरत रही है। गुरुवार को जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी इंडी गठबंधन में ऐसा कोई तय फार्मूला नहीं है जिसे विधानसभा चुनाव में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन उन राज्यों में मिलकर लड़ेगा जहां कांग्रेस नेता और अन्य गठबंधन के नेताओं के बीच सहमति बन जाएगी, लेकिन जहां सहमति नहीं बन पाएगी वहां अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जयराम रमेश ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र और झारखंड में विपक्षी गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, पंजाब में विपक्षी गठबंधन का कोई जनबंधन नहीं है। हरियाणा में हमने आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में एक सीट दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन होगा। आम आदमी पार्टी ने खुद कहा है कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होगा। बिहार में हाल के दिनों में पुल गिरने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार को निर्देश दे कि वह राज्य के सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों की उच्च स्तरीय जांच कराएं। बता दें कि बीते 15 दिनों में ही राज्य में 9 पुल गिर चुके हैं। बुधवार को ही सीवान जिले में 2 और सारण में 1 पुल गिर गया। इनके अलावा पंचायत स्तर पर भी कई पुल गिर चुके हैं। याचिका बुधवार को वकील ब्रिजेश सिंह ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि बिहार में लगातार गिर रहे पुलों की समस्या पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने कहा कि बीते 2 वर्षों में राज्य में निर्माणाधीन 3 बड़े पुलों समेत कई अन्य बड़े छोटे पुल गिर चुके हैं। याचिका में कहा गया है कि पुल गिरने की घटनाओं में कई लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है, ताकि सरकार की लापरवाही, ठेकेदारों के भ्रष्ट गठजोड़ को खत्म किया जा सके। देश में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब एक ताजा अध्ययन में जो पता चला है, उससे हम सभी का चिंतित होना स्वाभाविक है। दरअसल इस अध्ययन में दावा किया गया है कि देश के 10 शहरों में हर साल 33,000 लोगों की मौत वायु प्रदूषण के चलते हो रही है। यह अध्ययन लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में छपा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में साफ हवा के मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ हवा के मानकों से पहले ही ज्यादा हैं, लेकिन कई शहरों में तय मानकों से भी कई गुना ज्यादा प्रदूषण एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इसके चलते लोग कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 शहरों अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी में साल 2008 से 2019 के बीच अध्ययन किया। इन शहरों में वायु प्रदूषण से 33,000 मौतें हुई हैं। अध्ययन में पाया गया कि वर्तमान भारतीय वायु गुणवत्ता मानकों से नीचे वायु प्रदूषण के स्तर से भी देश में दैनिक मृत्यु दर में वृद्धि होती है। देश के 10 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी में प्रति वर्ष लगभग 33,000 मौतें वायु प्रदूषण के स्तर के कारण होती हैं, जो WHO के दिशा निर्देशों से अधिक है। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण गुरुवार को 7 जिलों से आवागमन टूट गया है। भूस्खलन के कारण NH-13 का पासीघाट पंगिनालो का एक हिस्सा प्रभावित हुआ है। हालांकि PWD रास्ते को साफ कर यातायात साफ करने की कोशिश कर रहा है। कई अन्य स्थानों पर भी यातायात व्यवस्था धड़ाम हो चुकी है। लगातार बारिश के कारण अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले के आलो में पानी और बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। निचले सियांग जिले में लिकाबाली टाउनशिप में पानी की आपूर्ति को भी बाढ़ और भूस्खलन के कारण काफी नुकसान हो रहा है। गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के 7 जिलों से संपर्क टूट गया। दरअसल गुरुवार को भूस्खलन के कारण पासीघाट पांगिनालो मार्ग पर NH-13 एक हिस्सा बुरी तरह प्रभावित हुआ। सियांग जिले में लोकपेंग और पंगिन ट्राई जंक्शन के बीच एक चट्टान के कारण NH-13 को ब्लॉक कर दिया। PWD राजमार्ग के सहायक अभियंता गेमर पाड़ू ने बताया कि हल्के मोटर वाहनों को गुजारने के लिए लगातार मशीनरी से सड़क को साफ किया जा रहा है। भूस्खलन के कारण जिलों में सियांग, पूर्वी सियांग, ऊपरी सियांग, पश्चिमी सियांग, शियोमी, प्राड़ा और ऊपरी सुबनसिरी से संपर्क टूट गया है।
टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए 4 दोषियों को जमानत के खिलाफ याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। इन सभी को उच्च न्यायालय ने जमानत दी है। पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 8 जुलाई को अपलोड की गई सूची के मुताबिक ये याचिकाएं न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आएंगी। उच्च न्यायालय ने 12 फरवरी को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार को उनकी दोष सिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली उनकी अपीलों के लंबित रहने तक उनकी सजा निलंबित कर दी थी। अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया था कि दोषी 14 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के उस आदेश को त्रुटिपूर्ण करार दिया जिसमें एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी को दी गई जमानत की अवधि 2 महीने के लिए सीमित कर दी गई थी। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में सैन्य प्रतिष्ठान, केंद्रीय सुरक्षा बल के कैंप और उनके वाहनों पर किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा (IB) से महज 26 किलोमीटर दूर पठानकोट जिले में BSF की जैकेट पहने 3 संदिग्ध नजर आए हैं। सूत्रों का कहना है कि ये संदिग्ध पड़ोसी मुल्क से घुसपैठ के जरिए भारतीय सीमा में घुसे हैं। इन तीनों संदिग्धों ने पठानकोट के नागलभूर में सड़क किनारे स्थित एक दुकान पर जूस पिया था। 3 गिलास जूस पीने के बाद उन्होंने दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। दुकानदार ने उन्हें 40 रुपए वापस कर दिए। इसके बाद तीनों आतंकी कहीं पर चले गए। खुफिया अलर्ट के बाद वहां पर सुरक्षा बल पहुंचे, लेकिन तीनों संदिग्धों का कहीं सुराग नहीं लग सका। इसके बाद जम्मू कश्मीर और पंजाब में अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सप्ताह के शुरू में पठानकोट जिले के नागलभूर में 3 संदिग्धों का पता चला था। यह सूचना इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच साझा हुई थी। नागलभूर में जो 3 संदिग्ध देखे गए, उन्होंने BSF कैमो पैटर्न ड्रेस पहनी हुई थी। वे मिठाई की दुकान पर आए थे। नागलभूर क्षेत्र पठानकोट जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। तमिलनाडु में एक चोर ने सेवानिवृत्त शिक्षक के घर चोरी की। चोरी के बाद वो माफीनामा लिख कर गया। उस माफीनामा में उसने यह वादा किया कि वह चोरी किया हुआ सामान 1 माह में लौटा देगा। तमिलनाडु के मेघनापुरम के सथानकुलम रोड पर स्थित एक मकान में सेवानिवृत्त शिक्षक दंपति रहते हैं। सेल्विन और उनकी पत्नी 17 जून को अपने बेटे से मिलने के लिए घर से गए। उनका बेटा चेन्नई में रहता है। जाने से पहले उन्होंने अपने घर की देखभाल और साफ सफाई के लिए एक सहायिका को रखा। सहायिका सेल्वी उनकी गैरहाजिरी में घर की साफ सफाई और देखभाल करती थी। सेल्वी 26 जून को सेवानिवृत्त दंपति के घर पहुंची। जब वह वहां पहुंची तो सेल्विन के घर का दरवाजा खुला देखकर वह चौंक गई। उसने तुरंत इसकी सूचना सेल्विन और उनकी पत्नी को फोन पर दी। दोनों दंपति वहां से लौटकर वापस आए। आकर उन्होंने घर में देखा तो उनको पता चला कि घर से लगभग 60,000 रुपए और 12 ग्राम सोने के आभूषण और एक जोड़ी चांदी की पायलें चोरी हुई हैं। उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दी। पुलिस ने आकर मामले की पड़ताल शुरू की। उन्होंने चोरी वाले घर की तलाशी ली तो उनको एक खत मिला। यह खत उस चोर का माफीनामा था। उसमें चोर ने इस चोरी के लिए माफी मांगी थी।